नमस्कार विद्यार्थियों। कल की क्लास में हम जो नवजात जो बछड़ा या बछड़ी जो काफ है उसकी देखभाल के बारे में हम चर्चा करें, तो उसके कंटिन्यूएशन में आज हम आगे बढ़ते हैं। नवजात जो काफ है उसकी देखभाल, तो कल हम उसके खान पान से संबंधित चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही हम 3 दिन का होता है तो बड़े डेयरी फार्म में हम कोलेस्ट्रम पिलाने के बाद में उसकी वीनिंग कर देते हैं, ठीक है, यानी उसको समूह से अलग कर दिया जाता है, वीनिंग उसकी कर दी जाती है। इसके पश्चात जो बछड़े को या तो कंप्लीट दूध पिलाते हैं या मिल्क रिप्लेसर पिला सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी थोड़ा महंगा पड़ता है तो हम 10 दिन के बाद में काफ स्टार्टर, ठीक है, वो हम उसको खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्रेन मिक्सचर्स हैं वो उसको खिलाए जा सकते हैं, ठीक है, ग्रेन मिक्सचर्स उसको खिला सकते हैं। और फिर हम देखें उसको जो चारा है वो खिलाना स्टार्ट करते हैं। तो लगभग जब 15 दिन का हो जाता है उसके पश्चात 15 दिन पश्चात जो है जो बछड़ा या बछड़ी है वो हरे जो चारा है, हरे चारे उसकी पत्तियों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चबाना स्टार्ट कर देता है वो, ठीक है, वो धीरे धीरे चूसने लगता है। उसके पश्चात ये धीरे धीरे जो चारा खाना स्टार्ट करेगा। तो पहले क्यों नहीं कर पाता ये? सामान्यतः पहले ये क्यों नहीं कर पाता है? हेलो, कोई बात नहीं। तो पहले ये क्यों नहीं कर पाता है? स्टार्ट जो है चारा खाना क्यों शुरू नहीं कर पाता है? उसका मुख्य कारण एक होता है कि जब नवजात होता है उसमें जो स्टोमक का एक कंपार्टमेंट होता है जहां पे चारे में जो पाए जाने वाले क्रूड फाइबर होता है उसका पाचन वहीं पे होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, जिसको हम बोलते हैं रूमन, ठीक है। तो जो नवजात है उसमें जो रूमन है वो काफी इल डेवलप्ड होता है, कम डेवलप्ड होता है। रूमन जो है टोटल जो स्टोमक है, स्टोमक के जो 4 कंपार्टमेंट है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है इनको, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबओमेजम। तो नवजात में जो रूमन है वो 15% है, बाकी कंपार्टमेंट लगभग 85% होता है। जबकि वयस्क पशु के अंदर हम बात करें, वयस्क पशु में केवल अकेला रूमन जो है वो 85% टोटल स्टोमक का पार्ट होता है, और ये जो बाकी 3 है वो लगभग 15% पार्ट बनाते हैं। तो देखिए शुरुआत में रूमन जो है वो विकसित नहीं होता है, और रूमन के विकसित न हो पाने के कारण से क्या होगा कि जो क्रूड फाइबर जो है उनका पाचन नहीं हो पाता है, जो रेशेदार पदार्थ है उनका पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि रेशेदार पदार्थ जो है आंत या जो आहार नाल है उसके अंदर उपस्थित एंजाइमों के द्वारा उनका पाचन नहीं ठीक होता है। उन क्रूड फाइबर का पाचन कहाँ होता है? सूक्ष्म जीवियों द्वारा। किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवियों द्वारा। और वो सूक्ष्म जीवी कहाँ होते हैं? जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके कहाँ पाए जाते हैं? रूमन के अंदर। और जो नॉन रूमिनेंट्स हैं जैसे घोड़ा वगैरह भी गाय जाते हैं तो उनमें कहाँ पाए जाते हैं? वो सीकम के अंदर। तो इनका विकास जो है, रूमन का विकास जो है वो नवजात के अंदर बाद में शुरू होता है, और ये धीरे धीरे होते होते लगभग 6 माह की उम्र पे, ये 6 माह की उम्र पे ये स्थिति आएगी, ठीक है। तो 6 माह तक रूमन का विकास चलता रहता है, तब तक धीरे धीरे ही जो है चारा खाना स्टार्ट होता है। तो ये लगभग 2 हफ्ते बाद में जो है 10 से 15 दिन पश्चात जो बछड़ा या बछड़ी आपके हैं वो हरा चारा धीरे धीरे उनको मुंह में लेके और उनको धीरे धीरे शक करना स्टार्ट करते हैं, उनको चूसना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा थोड़ा जो फाइबर्स हैं, बैक्टीरियल लोड है वो बढ़ता है, रूमन का विकास होता है, ठीक है। और धीरे धीरे उसमें सूक्ष्म जीवी माइक्रोफ्लोरा है वो अपनी ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करना स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म जीवी, और जो क्रूड फाइबर है उसका पाचन होना स्टार्ट हो जाता है।
तो 15 दिन बाद में हम धीरे धीरे उसको हरा चारा स्टार्ट करते हैं, साइलेज खिलाते हैं और उसके बाद में सूखा चारा जो है वो उसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमने कंसंट्रेट का पहले कल देखा और आप भी कि भाई चारा कब से स्टार्ट करना चाहिए, उसको कब से खिलाना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये 10 से 15 दिन के पश्चात पहले हरा चारा या हरी घास है वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में जो है वो सूखा चारा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए और क्या बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं जो आहार से संबंधित जो मुख्य बातें हैं। एक तो ये ध्यान में रखना आपको, जब भी आहार जो दे रहे हैं तो आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना आपको। ठीक है, नवजात के अंदर यानी जिन बर्तनों में बोतल के अंदर दूध पिलाया जा रहा है या जिन बर्तनों में दूध या जो कंसंट्रेट दिया जा रहा है वो हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। उनमें किसी प्रकार का कोई भी जो सूक्ष्म जीवी हैं, बैक्टीरिया, फंगस है, वो ग्रोथ ना करे, इसके लिए साफ सुथरा होना चाहिए क्योंकि नवजात के अंदर बीमार होने का खतरा सर्वाधिक है। इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान आपको रखना है, पहली बात। दूसरा, बीमारियों से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, आहार में क्या मिला देते हैं कि भाई बीमार हो ही नहीं, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स साथ में मिलाई जाती हैं। जैसे हमने देखा था कि भाई काफ स्टार्टर या मिल्क रिप्लेसर, वहां पे हमने देखा था साथ में ओरियोमाइसिन या कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो हम साथ में उसके ऐड कर देते हैं पहले से, ताकि जो पशु है हमारा, जो नवजात है, काफ है, वो बीमार ना पड़े। उसके लिए हम एडिशनल पहले से ही क्या दे देते हैं, उसको बीमारियों से बचाव के लिए एंटीबायोटिक साथ में दे देते हैं। ठीक है, तीसरा, आहार जो होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए एवं सभी पोषक तत्वों युक्त होना चाहिए क्योंकि नवजात है, ये सभी के अंदर लागू है। हम बछड़े की बात करें उसके लिए नहीं है, जो नवजात है उसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, उसकी शारीरिक ग्रोथ होगी, सभी शरीर की ग्रोथ होती है, तब उसको पोषण की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मैंने जैसे लास्ट हमने पढ़ा था कि काफ स्टार्टर के अंदर भी इसीलिए डीसीपी और टीटीएन वैल्यू उनकी हाई होनी चाहिए, अप टू 20% और 70% से ऊपर ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कम होगा तो बछड़े के अंदर क्या होने लग जाएंगी, डेफिशिएंसी, कमी पोषक तत्वों की होने लग जाएगी, कुपोषण का वो शिकार हो जाएगा। तो उसको संतुलित आहार होना चाहिए, जितनी उसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और सभी पोषक तत्व उसको उचित मात्रा में मिलने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो है मिनरल्स तथा विटामिन, इनका मुख्यतः आपको ध्यान देना है क्योंकि ये जो है हालांकि कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर की वृद्धि के लिए इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है उसके आहार के अंदर मिनरल्स और विटामिन। तो ये जो शारीरिक उसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसके आहार में अवश्य होने चाहिए। यदि इनकी कमी आ जाएगी तो शरीर वृद्धि है वो रुक जाती है और वो जल्दी ही दिख जाएगी। जैसे कि चूजों के अंदर, उनके अंदर जो कई बीमारियां आप देखेंगे, क्रेजी चिक डिजीज है, आपके इनमें बकरियों में पोलियो एन्सेफेलोमैलेशिया होता है। ठीक है, तो ये जो डिजीजेज हैं ये आहार की कमी से, विटामिन की कमी से, रिकेट्स है, ठीक है, आपके पाइका है, मिनरल्स की कमी से जैसे होने वाले रोग हैं, तो ये जो रोग हैं वो मिनरल्स और विटामिन की कमी में, क्योंकि नवजात के अंदर क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, तो उसको पोषण की और साथ ही साथ मिनरल्स और विटामिन की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके आहार में ये होना बहुत आवश्यक है। तो ये कुछ मोटा मोटी बातें हैं, उनके आहार के समय हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने उसका देखा कि उसके खान पान में हमें क्या ध्यान रखना है, कितना किस मात्रा में उसको खान पान जो है वो देना है और किस किस रूप में हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें उसके आवास की, तो ये अपने आवास व्यवस्था में पढ़ भी लिया था कि भाई जो लगभग 10 फीट बाई 10 फीट का जो एक बाड़ा है, काफ पेन है, उसमें हम 4 से 5 जो है काफ को रख सकते हैं। 4 से 5 काफ को रखा जा सकता है और ये लगभग 0 से 3 माह की उम्र तक। ठीक है,
0 से 3 माह की उम्र तक, और फिर 3 से 6 माह की उम्र तक हम अलग, जैसे हमें अलग अलग कैटेगरी उनकी बढ़ानी पड़ती है। अन्यथा क्या होगा, जैसे 6 माह का जो बछड़ा होगा वो बड़ा होगा और 1 माह का होगा वो छोटा होगा, तो बड़ा जो बछड़ा या बछड़ी है वो छोटे वाले को क्या है कि मारने की, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या है कि 0 से 3 माह के बछड़ों या बछड़ियों को एक जगह रखते हैं, 0 से 3 माह के काफ को एक जगह रखेंगे और 3 से 6 माह के काफ को अलग उनको कर दिया जाता है, ठीक है। 6 माह के बाद में क्या है, 6 माह के जो हो गए काफ, तो उसके बाद में जो नर मेल काफ है यानी जो बछड़े हैं उनको अलग रखते हैं हम, और बछड़ियों को हम अलग रखते हैं, अलग अलग बाड़े के अंदर इनको कर देते हैं, ठीक है। इनको अलग अलग कर दिया जाता है, दोनों जो नर और मादा है बछड़े और बछड़ी को, उनको अलग अलग रखा जाता है 6 माह के पश्चात, ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी आवास व्यवस्था करते हैं। उनके भी जो छोटे हैं 0 से 3 माह के जो हैं उनको एक जगह पे रखते हैं, 3 से 6 वालों को अलग। 6 माह के पश्चात नर और मादा जो बछड़े बछड़ियां हैं उनको अलग अलग है, उनको कर दिया जाता है, ठीक है। और जो 0 से 3 माह की उम्र के अंदर 10 बाई 10 का जो काफ पेन है वो 4 से 5 काफ वहां पे, यानी लगभग 20 से 25 जो स्क्वायर फीट जो जगह है वो एक काफ को चाहिए होती है, ठीक है। 20 से 25 स्क्वायर फीट जगह एक काफ को रखने के लिए काफ पेन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और इनको कहाँ रखा जाता है, काफ पेन के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं पे इनके जो आहार की व्यवस्था, जैसे हम बोटल्स वगैरह को रख सकते हैं दूध डाल के, और साथ ही साथ 24 घंटे वहाँ पानी की व्यवस्था के लिए खेली बनाई जा सकती हैं। इनमें जब आप आहार के लिए जो मेंजर्स बना रहे हैं या जो खेली बना रहे हैं, उनकी हाइट जो है वो उनके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम गोवंश के अंदर हम देखते हैं कि भाई लगभग 18 इंच ऊंचा हम जो ठाण है वो बना सकते हैं, लेकिन इनमें जो है आपको 6 से 12 इंच ऊंचा ही ठाण जो वो बढ़ाना होता है ताकि ये आसानी से उस तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये आवास व्यवस्था के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना कि किस किस प्रकार से अलग अलग आयु समूह के अनुसार बछड़े व बछड़ियों को अलग अलग जगह पे किस प्रकार से आपको रखना है, और एक जो पशु है, एक जो बछड़ा या बछड़ी है, आपके लिए कितनी स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये बात, दूसरी बात होगी उनके आवास की। इसके बाद में हम बात करें कि छोटी छोटी जो बातें हैं कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनकी पहचान। बड़े डेयरी फार्म में हम जैसे छोटे जगह में जैसे पशुओं को रख रहे हैं, तो जैसे 2 या 3 या 5 10 पशु रखते हैं, वहां पे तो हमें पता है कि भाई इस गाय का बछड़ा ये है। लेकिन जब बड़ा डेयरी फार्म है, जब बड़े डेयरी फार्म में एक ही साथ में 10-10 गायें ब्याती हैं और सबके एक ही जैसे मतलब कि नैन नक्श से होते हैं, एक ही जैसा रंग होता है, तब उनको पहचान करना मुश्किल हो जाता है। आपको पता नहीं लगेगा कि इस गाय का बछड़ा कौन सा है, इस गाय की बछड़ी कौन सी है। तो इसलिए क्या होता है कि जन्म के तुरंत पश्चात ही पशुओं की पहचान के लिए उनके शरीर पे कोई चित्र दाग दिया जाता है या गोद दिया जाता है या उन्हें कोई टैग लगा दिया जाता है। तो आजकल क्या है कि उनके मुख्यतः जो टैगिंग सिस्टम जो है वो चलता है। टैग जो है उसके कान के अंदर इस प्रकार से प्लास्टिक का जो टैग है वो लगा दिया जाता है और उस टैग पे उसका पर्टिकुलर नंबर होता है, जैसे 431 कौन सा ये बछड़ा या बछड़ी है, और उसका जो इस मदर का ये बछड़ा बछड़ी है, जैसे 431 जो है 172 जो नंबर की जो डैम है गाय है उसका ये बछड़ा है 431, ठीक है। इस तारीख को ये पैदा हुआ, पूरी इंफॉर्मेशन हम उसको रिकॉर्ड रख सकते हैं। लेकिन पता कब लगेगा, जब आपको ये नंबर रिंग करेंगे तभी। तो हर जो भी फार्म है, भले वो किसी से भी संबंधित हो, तो नवजात जब ही पैदा होता है उसके तुरंत पश्चात उनकी पहचान कर लेनी चाहिए। जैसे हमने टैगिंग की, इसके अलावा कान की आंतरिक दिशा पे नंबर बोल सकते हैं, जैसे 431 कान की आंतरिक दिशा में नंबर, जिसको हम टैटूइंग बोलते हैं। इसके अलावा आप जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप हॉट ब्रांडिंग, कोल्ड ब्रांडिंग ये की जा सकती है। लेकिन मुख्यतः आजकल जो सबसे अच्छा तरीका अपनाया जाता है वो है टैग्स। टैगिंग जो है, एक टैग है वो कान के अंदर डाल दिया जाता है जिसपे उसका पर्टिकुलर नंबर जो है वो लिखा हुआ रहता है,
ठीक है। तो पहचान जो है वो जन्म के तुरंत पश्चात पहचान कर देनी चाहिए ताकि उसकी पहचान जो है वो जीवन पर्यंत आसानी से हो सके। इसके बाद में और आपको क्या ध्यान रखना होता है, डीवर्मिंग। तो बछड़े बछड़ियां उनके अंदर क्या होता है, पेट के अंदर जो अंतर परजीवी हैं, जो जिन्हें वंश हम कहते हैं, वो पनपने का खतरा ज्यादा रहता है, एस्केरियासिस वगैरह होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो इसके लिए जो है नवजात को जो है प्रथम सप्ताह में ही जो पेट के कीड़ों की दवाई जो है, यानी जो एंडोपैरासाइट्स हैं, उनकी जो दवा है वो पिला देनी चाहिए, डीवर्मर जो है वो कर देना चाहिए। तो इसके लिए जैसे पाइपराजीन है, एल्बेंडाजोल है, पाइपराजीन, ये कुछ औषधियाँ हैं जिनको उसको दिया जाता है ताकि उसके जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो खत्म हो जाए। अन्यथा क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, पोषण को शक करते रहते हैं, और जो होस्ट है यानी जो काफ है उसको पोषण हम हालांकि बहुत अच्छा दे रहे हैं लेकिन उसको पोषण नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पोषण को कौन शक कर रहे हैं, एंडोपैरासाइट्स। वो खा खा के बड़े होते जाएंगे पेट के अंदर, पेट जो वो ऐसे लटक जाएगा, बेली जो वो लटक जाएगी, जबकि ओवरऑल हम जो काफ को देखेंगे तो उसकी मांसपेशियां बिल्कुल श्रिंक रहेंगी, पैर, हाथ, गर्दन वगैरह वो बिल्कुल श्रिंक रहती है, पतली रहती है। क्यों? क्योंकि उसके जो भी पोषण हम उसको दे रहे हैं वो किसको जा रहा है, उन्हें पैरासाइट्स को जा रहा है। ठीक है, इसलिए उन पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए जो हमें ड्रग्स हैं, एंथेलमेंटिक ड्रग्स जिनको बोलते हैं, वो औषधियां उसको दी जानी चाहिए ताकि अंतर परजीवियों का नाश हो सके। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं डीवर्मिंग की जाती। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट जो कार्य है, मैनेजमेंटल कार्य है जो नवजात काफ के लिए किया जाता है वो है डीबडिंग, कलिका रोधन। जैसे गोंज में आप देखते हो सींग होते हैं, गाय के सींग होंगे, और एक गाय है जिसके सींग नहीं है, उसके सींग हमने पहले ही दबा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी गाय ज्यादा सुंदर आकर्षक दिखाई देते हैं, जिसके सींग नहीं होते। स्पेशली जो क्रॉस ब्रीड काउज हैं उनमें जैसे जो सींग रहित गाय होंगी वो आपको सुंदर और आकर्षक दिखाई देंगे, बजाय कि सींग वाली जो गायें हैं उनसे आपको भय रहता है कि कहीं वो आपको सींग न मार दे, तो चोट न पहुंचाते, तो दूसरे पशुओं को भी वो चोट पहुंचा सकती हैं, पशुपालक को भी चोट पहुंचा सकती हैं। उस खतरे को भी हम हटा सकते हैं, किसके द्वारा, डीबडिंग के द्वारा। ठीक है, तो सींग रोधन क्या है कि जो सींग है उसकी जो कलिका जब उगती है उसी समय उसको नष्ट कर देने को ही हम क्या बोलते हैं, सींग रोधन कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा ये बछड़ा या बछड़ी है आपके, इस भाग के ऊपर जो एक फ्रंटल बोन होती है, यहाँ पे क्या होता है, इस भाग के ऊपर सींग उगेंगे और ये सींग भाग में बढ़ के इस प्रकार से ऐसे सींग हो जाते हैं। लेकिन यदि जब ये उग रहे होते हैं, ठीक है, जब ये कलिका बढ़ रही होती है, सींग शुरुआती स्थिति के अंदर ही हम इन कलिकाओं को ही यदि खत्म कर दें, इनको नष्ट कर दें, तो सींग बनेंगे ही नहीं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीबडिंग, कलिका रोधन। ठीक है, सींग की कलिका को नष्ट कर देना, जो हॉर्न बर्ड है उनको नष्ट कर देने को ही हम क्या बोलते हैं, डीबडिंग या डिसबडिंग इसको कहा जाता है। तो इसके क्या फायदे हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं भाई। सींग रहित जो पशु है वो अधिक सुंदर व आकर्षक दिखाई देता है। एक तो पहला ये है कि वो दिखने में अच्छा दिखाई देता है। आप देखते हैं अपने जो घर के अंदर भी आप देखते हैं कि जो बछड़ी सींग रहित होगी और जो गाय सींग रहित होगी और एक सींग वाली गाय है, तो सींग रहित गाय को लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी के जो वैल्यू है, उसकी जो उसका मोल है वो भी थोड़ा बहुत उस सींग युक्त गाय की अपेक्षा करते ज़्यादा हो जाता है। ठीक है,
भले ही दोनों के दूध उत्पादन समान हो तो भी उसका जो मोल है वो सींग वाली गाय की अपेक्षा करें तो 2-4 हज़ार रुपए ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो एक तो क्या होता है, अधिक सुंदर व आकर्षक दिखाई देते हैं, और उनका मूल्य भी क्या होता है, अधिक मूल्य उनका होता है सींग रहित पशुओं का। दूसरा, चोट लगने का खतरा नहीं रहता। सींगों द्वारा क्या होता है, चोट लगने का भय रहता है दूसरे पशुओं को, पशुपालक को कई बार सींग मार दे मान लो तो चोट लगने का खतरा रहता है, जबकि सींग नहीं होंगे तो किससे चोट लगेगी, तो चोट लगने का खतरा नहीं रहेगा सींग रहित जानवर से। ठीक है, फिर अब आगे बात करें कि जो सींग रहित पशु है, सींग रहित पशु का प्रबंधन वो आसान हो जाता है। सींग रहित जो पशु है उनको, जैसे कोई बाड़ा है, पशुओं का बाड़ा है, उसके अंदर सींग वाले पशु अगर 5 आते हैं तो सींग रहित पशु हम 6 या 7 कर सकते हैं, क्योंकि सींग वाले पशुओं को थोड़ी जगह क्या चाहिए कि ज्यादा, ताकि वो दूसरे पशुओं को सींग वगैरह न मार दे, इसके लिए उनको जगह ज्यादा चाहिए। जबकि सींग रहित पशुओं को थोड़ी जगह कम चाहिएगी, तो उनका कम जगह पे उनको ज्यादा पशुओं को हम रख सकते हैं, और उनका प्रबंधन, उनको कंट्रोल करना है, काबू में करना है, वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, फिर सींग वाले पशुओं के अंदर एक हॉर्न कैंसर का खतरा रहता है, तो वो हॉर्न कैंसर का खतरा, अगर सींग ही नहीं होंगे तो हॉर्न कैंसर कहां से होगा, तो ये हॉर्न कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। तो ये डी बडिंग के फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं देखें हम, तो एक तो क्या है कि पशु आकर्षक दिखाई देता है, सुंदर दिखता है, अधिक मोल का होता है, वो चोट दूसरे पशुओं को नहीं लग सकती सींगों के कारण, अगर सींग नहीं होंगे तो चोट कहां से लगेगी। ठीक है, तो दूसरे पशुओं को, पशुपालक को चोट लगने का खतरा जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। सींग रहित पशु का प्रबंधन जो है वो आसान हो सकता है, कम स्थान में हम अधिक पशुओं को रख पाते हैं। हॉर्न कैंसर है उसका खतरा भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब किन किन तरीकों के द्वारा डी बडिंग की जा सकती है, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा डी बडिंग या डिस बडिंग की जा सकती है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट पहला जो तरीका है वो है रासायनिक तरीका। इसमें हम एक इंपॉर्टेंट एक रसायन है जिसका नाम है KOH, कास्टिक सोडा, सॉरी कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स के रूप में या चौक के रूप में आता है। इस प्रकार से चौक या पैलेट्स होती हैं, छोटी छोटी गोलियां सी आती हैं, जिससे जैसे ये बछड़ा है या बछड़ी है, इसका हमें सींग रोदन जो है वो करना है इस काफ का। तो यहाँ जिस भाग के अंदर सींग की कलिका उगने वाली है उस भाग के हम पहले तो बाल हटा देते हैं, इतनी दूरी के बाल हटा दिए। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ चारों तरफ क्या लगा देते हैं, वैसलीन लगा देते हैं। वैसलीन लगाने का क्या फायदा होता है कि जैसे ही हम यहाँ पे ये कास्टिक पोटास लगाएंगे तो ये कास्टिक पोटास कहीं बहकर आंख में, कान के अंदर न चला जाए, इसके लिए हम चारों तरफ वैसलीन लगा देते हैं कि इसके अंदर अंदर ही ये रहे। अब क्या करते हैं, ये जो कास्टिक पोटास है उसकी जो पैलेट्स है उनको पानी में डुबो के, और यहाँ पे हम ऐसे धीरे धीरे उसको घुमाते हैं, और तब तक घुमाते हैं जब तक हल्का हल्का सा आपको ब्लड सा, मतलब कि जैसे पिंकिश जो ब्लड है वो नहीं दिखने लग जाए, तब तक हम इसको यहाँ पे घुमाते हैं, और उसके बाद में इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये जो तरीका है उसको हम रासायनिक, क्योंकि इसमें क्या रसायन काम में लेते हैं, इसके अलावा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, ये भी काम में लिया जा सकता है, इसके अलावा NaOH है वो भी काम में लिया जा सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी काम में लिया जा सकता है। इनके द्वारा हम इन रसायनों के द्वारा डी बडिंग की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट करते हैं। तो पहला ये जो तरीका है वो है रासायनिक तरीका, पहला जो तरीका है वो रासायनिक तरीका होता है। दूसरा एक और तरीका है वो है गरम छड़ द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार का एक डी बटन इंस्ट्रूमेंट होता है, इस प्रकार की छड़नुमा संरचना है, और यहाँ पे इसके क्या होता है, हत्था होता है, लकड़ी का हत्था होता है।
इसको हम गर्म कर लेते हैं बिल्कुल लाल, ठीक है। गर्म इसको आग के ऊपर जो गर्म कर दिया जाता है, इसके अंदर हम जब डीबडिंग करते हैं तो सबसे पहले कि भाई दर्द ना हो इस भाग के अंदर, हम एक कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक करते हैं, यानी इस भाग को, ये जो भाग है सींग वाला भाग है, इसको सुन्न किया जाता है और सींग की कलिका वाले भाग को सुन्न करने के लिए हम एक कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक करते हैं, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। इस कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, लोकल जो एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, जो सिर्फ एक भाग को, किसी एक भाग को सुन्न करने में सहायता होती है, वो लोकल एनेस्थेटिक यहाँ पे इन जो आंख के और सींग के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे अंदर हम इंजेक्शन की सहायता से और उसको सींग की तरफ डाल के इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टेम्पोरल फोसा होता है, उसके अंदर यहाँ पे हम जाइगोमेट्रिक आर्च के पास में यहाँ पे एक नर्व जाएगी, कॉर्नुअल नर्व, उसको सुन्न करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल एनेस्थेटिक है उसको इंजेक्ट किया जाता है, तो ये कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक किया जाता है। इससे क्या होगा, ये भाग जो है वो सींग वाला भाग क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। अब हम इस गर्म छड़ को यहाँ पे इस प्रकार से लगाते हैं, जो सींग वाली कलिका उस भाग पे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाते हुए, और जो सींग की जो कलिका है, जली हुई सींग की कलिका, उसको बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद में इस भाग के ऊपर कोई एंटीसेप्टिक जो क्रीम है वो लगा दी जाती है, और इस प्रकार से डीबडिंग की क्रिया पूरी हो जाती है। और गर्म छड़ के अलावा आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक डीबडर भी आने लगे हैं। इलेक्ट्रिक डीबडर ये भी बिल्कुल इसी के समान है, ये छड़ के समान ही है, लेकिन उनमें क्या होता है, ये साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए तार जुड़ा हुआ था, और वो छड़ जो है वो गर्म आपको आग के ऊपर नहीं करनी पड़ेगी, वो सीधा इलेक्ट्रिसिटी से गर्म हो जाती है, ठीक है। और उस गर्म छड़ को हम वही तरीका है यहाँ पे लगाते हैं, पहले कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक लगाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो ये डीबडिंग के तरीके हैं जो नवजात के अंदर काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ और प्रबंधन की जो तकनीकें हैं, नवजात काफ के लिए क्या क्या प्रबंधन की तकनीकें हैं उनके बारे में देखा। जो बची हुई हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।